तो अब हमारा अगला टॉपिक है इम्पल्स। इम्पल्स एक प्रकार का ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी पर कुछ समय के लिए बहुत सारा फोर्स क्या करता है। किसी भी बॉडी पर बहुत सारा फोर्स कुछ समय के लिए लगाते हैं। मान लीजिए पेन है और इस पेन के ऊपर हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह से, इधर से, ऊपर से, नीचे से, मतलब हर जगह से क्या करें, फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने में जो शॉर्ट समय के लिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उस सभी शॉर्ट समय के लिए लगाए गए फोर्स को हम लोग क्या कह देते हैं, इम्पल्स के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन जैसे कि लिखी गई है, अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्ट ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में बहुत ज्यादा फोर्स आप अलग अलग डायरेक्शन से लगा रहे होते हैं, वो भी कुछ समय के लिए, ध्यान रखिएगा, फॉर शॉर्ट टाइम इज नोन एज इम्पल्स। तो जो शॉर्ट टाइम के लिए आप फोर्स अप्लाई करते हो इम्पल्स के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग अगर हिंदी की बात करते हैं इसको हम लोग कहते हैं आवेग। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग आवेग के नाम से जानते हैं। तो ये एक प्रकार का फोर्स किस प्रकार का काउंट होता है कि जो आपका किसी भी बॉडी पर लगने वाला बहुत ज्यादा नंबर ऑफ का फोर्स होता है, मतलब कि आप हर तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तब के लिए। या फिर इसको लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्सेस या फोर्स, सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, फोर्स एंड टाइम इंटरवल। तो फोर्स और टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट निकल के आता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, इम्पल्स के नाम से जानते हैं। बात कर लेते हैं इम्पल्स की कुछ क्वालिटी की। तो इम्पल्स एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। साथ ही साथ इसे हम लोग यहाँ पे मैंने डिनोट करके रखा है, यहाँ पे इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, आई से डिनोट कर सकते हैं। इसकी एसआई यूनिट आएगी न्यूटन सेकंड, क्योंकि क्या दिया है, फोर्स, फोर्स का होता है यूनिट न्यूटन, टाइम इंटरवल या टाइम के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड, तो टाइम इंटरवल के रूप में सेकंड काउंट हुआ, तो इसकी एसआई यूनिट बनेगी न्यूटन सेकंड। एक चीज और जानने वाली चीज है, हम लोग मोमेंटम में ये बात करते हैं कि जब कभी भी आप किसी पर ऑब्जेक्ट पर वेलोसिटी चेंज कर रहे होते हैं, कोई वेलोसिटी अप्लाई की जाती है, तो वेलोसिटी अप्लाई करने से आपको मोमेंटम बनता है। मोमेंटम हम जीरो कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं डाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम क्या हो सकता है, इम्पल्स क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ध्यान बात जानने वाली क्या चीज है कि इसमें नेगेटिव होने वाला है, इससे पहले वहां पे नेगेटिव नहीं होता था हम जब बात करते हैं मोमेंटम में। ठीक है, तो इम्पल्स को कैसे जनरेट किया गया, इम्पल्स का इक्वेशन क्या बनेगा, तो हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोमेंटम की, सॉरी, इक्वेशन ऑफ इम्पल्स। तो इम्पल्स का इक्वेशन क्या बनेगा, जैसा कि यहाँ पे दिया गया द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इम्पल्स क्या लिखा, आई, आई क्या कहलाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों लगाया गया, हमने यहाँ क्या लिखा, टाइम इंटरवल ले रखा है। ठीक है, तो टाइम इंटरवल के रूप में हमने यहाँ पे लगा रखा है। कैसे जनरेट कर सकते, मान लेते हैं ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है, इस पर हमने F नाम का फोर्स अप्लाई किया। अब इस फोर्स को जब हमने अप्लाई किया वो t समय के लिए, कुछ समय के लिए लगाया, उसके कुछ समय बीता, और इस पर जो फोर्स हम लगा रहे हैं, टाइम जैसे ही बढ़ता गया, टाइम इंटरवल बढ़ाते गए, तो इस पर हमने जो m1 है, इस पर फोर्स जो m1 के नाम से, F1 के नाम से, इसको हमने F2 कर दिया, अर्थात हमने टाइम क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया। और टाइम जैसे इंक्रीज करेगा, फोर्स आप क्या करें, बहुत सारा फोर्स आप क्या कर रहे हो, अलग अलग समय पर अप्लाई कर रहे हो, तो ये चीजें बन के आई, तो इसलिए हम क्या लगेगा, डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। इसको आप ऐसे लिखिए, तो आप ऐसे कर लीजिए, आई इक्वल टू एफ इंटू T2 माइनस T1, जो आप पर्टिकुलर कुछ समय के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। मान लीजिए हमने बात कर ली कि 3 सेकंड में, 2 सेकंड में कितना आपने फोर्स अप्लाई किया, तो वही चीज हम यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक चीज और ध्यान करने वाली बात है, जो आपका इम्पल्स आया वो किसके बराबर होता है, एक प्रकार का मोमेंटम के बराबर होता है, अगर हम टाइम इंटरवल इग्नोर करें तब लगभग का। ठीक है, m इंटू ए आएगा और t क्या हो जाएगा, कैंसिल इसमें होगा, आप देख सकते हैं। और करके रख लेते हैं, i इक्वल टू एफ इंटू जो टाइम इंटरवल है उसको हम मान के चलते कि t हो, सपोज दैट, अगर हम मान लेते हैं कि T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या है, Ti हो, तब। ठीक है, तब इसको क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। अब इसको आप ब्रेक डाउन कर लीजिए, F को ब्रेक डाउन क्या करेंगे, आएगा M इंटू ए इंटू टी आएगा, क्लियर सी बात है। अब M इंटू ए इंटू टी आया, अब यहाँ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, M इंटू ए को लिख सकते हैं, और v को लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी इंटू टी लिख सकते हैं, क्लियर। अब देख लीजिए टी से टी कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास,
एम इंटू वी माइनस एम इंटू एम इंटू वी माइनस एम इंटू यू। ये क्या होता है? मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो ध्यान रखिएगा एम यू माइनस एम वी माइनस एम यू बराबर होता है मोमेंटम का। तो मोमेंटम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आई की वैल्यू किसके बराबर हो गई? मोमेंटम के इक्वल हो गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आई बराबर डेल्टा पी तो लिख ही सकते हैं क्योंकि मोमेंटम है ये। तो हमें पता चल आई इक्वल टू डेल्टा पी की वैल्यू होती है। अब यहां से उसको ऊपर ले लेते हैं तो हमें क्या पता चला? नाउ इस चीज को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमें यहाँ पर पता चला कि आई इक्वल टू जो हम यहाँ पे रख रहे हैं एफ इंटू डेल्टा टी रख रहे हैं, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं? यहां से पुट कर सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। तो एफ की वैल्यू अगर बाहर निकालिए तो क्या आएगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो ये वैल्यू पुट करके निकल के आएगा। तो फोर्स हम लोग यहाँ पर भी जनरेट कर सकते हैं। तो जो फोर्स आया तो यहाँ से क्या पता चला? मोमेंटम बाई टाइम। तो ये होता है आपका इम्पल्स। इम्पल्स निकालने के लिए चाहे एफ इंटू डेल्टा टी लगाएं, यहां से अगर फोर्स जनरेट करेंगे तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी वैल्यू आएगी। तो ध्यान रखिएगा मोमेंटम हम लोग आई को डेल्टा मोमेंटम के बराबर कैसे करते हैं? तो आप इस तरीके से आई को या इम्पल्स को मोमेंटम के बराबर कर सकते हैं। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो जानने वाली चीज है यहाँ नोट करके लिख लेंगे कि मोमेंटम इज impulse is equal to the change of momentum। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कंजर्व करके रख लेते हैं कि कंजर्विंग होता है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? बराबर होता है। हम लोग बात कर चुके हैं m1 इक्वल टू m1 v1 और m1 u1 इक्वल टू m1 और m2 v2 के बराबर माना गया था। ठीक उस प्रकार से यहाँ भी हो जाएगी, इसमें कंजर्व हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल रखा गया। तो हम लोग यहाँ पे आई इक्वल टू डेल्टा पी रखते हैं और इसको पुट करने पर हमको ये वैल्यू पता चलेगी। तो ये हमारा मोमेंटम की क्या इम्पल्स की कैसे निकल के आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करने जा रहे हैं कि आवेग या जो आपका सिंपल से दिया था सिंपल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखा जाए कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक इम्पल्स कैलकुलेट करने क्या निकालना, आपको फोर्स निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 100 ग्राम का एक बॉल है, ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और क्या कर रहा है? ये रेस्ट में चला गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रेस्ट में गया है। और किसके द्वारा रेस्ट में गया है? एक बॉय के द्वारा गया। और कितने सेकंड में रुक गया? वो रेस्ट में गया 2 सेकंड में गया। अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है इम्पल्स ऑफ फोर्स को जनरेट करना है कि क्या क्या चीजें आने वाली है। तो ध्यान रखिए सोल्यूशन करने से पहले आप क्या करेंगे, सोल्यूशन में क्वेश्चन में जो जो चीजें हमारे लिए है उस चीज को रख लेंगे। तो क्या दिया पहले? मास ऑफ बॉल। तो बॉल का मास कितना दिया गया? 100 ग्राम दे रखा है। और ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? तो इसकी वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी इसको ऑफ बॉल की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। और एक चीज और को रेस्ट में चला गया तो इसका तो फाइनल क्या हो गया? 0। तो ये इसका तो इनिशियल, जबकि वेलोसिटी ऑफ बॉल इसको हम फाइनल निकालेंगे तो फाइनल कितना हो गया? 0। क्यों हो गया? क्योंकि ये चला गया रेस्ट में। ठीक है, तो रेस्ट में जाने की वजह से 0 हो गया। अब यहाँ पे टाइम दिया है तो टाइम स्टॉप होने में कितना टाइम लग गया? इसको 2 सेकेंड का टाइम लगा। तो 2 सेकेंड में ये जाके रुक गया। अब हमें क्या निकालना है इसका? हमें इसका निकाल के लाना है इम्पल्स और फोर्स। तो इम्पल्स की अगर बात की जाए कि इम्पल्स कैसे निकलेगा, तो
तो आई इक्वल टू हमने क्या निकाला था, एफ इंटू डेल्टा टी। क्लियर सी बात है, एफ इंटू डेल्टा टी हमने निकाला था। तो हम ये भी तो जानते हैं कि आई जो होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। We know that I इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। क्लियर सी बात है, ये भी तो होता ही नहीं होता है। अभी हमने जनरेट करके निकाला था कि आई इक्वल टू एम वी माइनस एम यू के बराबर। तो हमारे पास किसका मास दे रखा है, बॉल का, और बॉल के अलावा कोई दूसरी चीज है नहीं है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, मास ऑफ बॉल। तो आई इक्वल टू क्या निकाले, आई निकालने हमें इम्पल्स, तो निकालेंगे मास। मास किस में दे रखा है, 100 ग्राम में दे रखा है। ठीक है, अब इसका चाहे ऐसे निकाले, क्योंकि मास यहाँ पर कॉमन है, तो कॉमन होने की वजह से मास को हम बाहर ले लेंगे और इसको लिख सकते हैं v माइनस यू लिख सकते हैं। क्लियर सी बात है, इतना भी लिख दें तब भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो मास यहाँ पे दिया गया था 100 ग्राम, तो इसको ध्यान रखें किलोग्राम में ही रखना पड़ेगा। 100/1000 ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। v अर्थात फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हमारे पास दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या रखेंगे 10 यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, अब क्या किया जाएगा, आप इसको काटेंगे तो बचेगा 1/10 इंटू, अब ये 0 में से 10 गया, कितना बचेगा 10 बचेगा, इसको काटे जाएगा कितना आएगा 1, तो 1 न्यूटन सेकेंड। तो ये आपके क्या आ गई, वैल्यू आ गई 1 न्यूटन सेकेंड। तो 1 न्यूटन सेकेंड की वैल्यू आपके यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी और हम निकाल लेंगे कितनी वैल्यू बनी। अब चर्चा की जाए कि यहाँ पे फोर्स कितना आएगा। हमने तो इम्पल्स निकाल लिया और इम्पल्स निकालने को ये वैल्यू पता चल गई, तो हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी। तो F की वैल्यू क्या कर सकते हैं हम लोग, डेल्टा P क्या लिखा जा सकता है, I लिखा जा सकता है, और ये रहेगा डेल्टा T। तो F इक्वल टू I की वैल्यू हमने निकाली थी 1 न्यूटन, डेल्टा T की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 सेकेंड आ रही है, क्योंकि चेंज हो रहा है। तो F इक्वल टू क्या कर रही है, 0.5 न्यूटन। तो ये आपकी फोर्स कितनी आ गई, 0.5 न्यूटन की वैल्यू आएगी। और ध्यान रखिए, अगर हमने इसको सेकेंड जो दे रखा है, ठीक है, अगर इस सेकेंड को पुट आउट किया गया तब इतनी वैल्यू निकल के आई, और इम्पल्स निकल आया, फोर्स निकल आया, ये सारी चीज वैल्यू हो गई है। तो आपका इम्पल्स के रिलेटेड क्वेश्चन और इम्पल्स से जुड़ा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझा दिया गया। अब इसके टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कितने टाइप के हैं इसकी केवल कॉन्सेप्चुअल जानकारी दे दी जाती है। तो आपका ये पूरा टॉपिक ओवर होगा और फिर आगे हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर की, जो होगा ग्रेविटेशन का। तो हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स वैसे बाद में हमारे टॉपिक जो कटा हुआ पार्ट है, उस कटे हुए पार्ट का भाग है। तो हम यहाँ फ्रिक्शन फोर्स इसलिए जनरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि ये वनडे एग्जामिनेशन या फिर किसी भी रेगुलर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स है क्या। तो फ्रिक्शन फोर्स जब क्या करते हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी सरफेस पर क्या करते हैं, रखते हैं, तो रखने पर वो क्या करता है कि एक अपोजिट फोर्स जनरेट करता है। लाइक ऐसा अगर हम कहीं पर रन कर रहे होते हैं या कोई बॉल रन कर रही होती है, दौड़ती रहती, धीरे धीरे करके आगे तो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप होती है। तो स्टॉप होने का कारण क्या बनता है, स्टॉप होने का कारण ये है कि जो सरफेस है, जो जमीन है, वो जमीन क्या कर रही है, वो कहीं ना कहीं बॉल पर एक फोर्स जनरेट कर रही है। वो जो साइलेंट फोर्स आपको दिखाई दे रहा है, वही साइलेंट फोर्स किसके नाम से जाना जाता है, फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो वही यहाँ पे ये दिया गया है फ्रिक्शन फोर्स है क्या। फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, ये हमेशा क्या करता है, ऑलवेज अपोज द मोशन। ये हमेशा मोशन को अपोज करता है, मतलब मोशन को रोकने का काम करता है, कभी मोशन को बढ़ाएगा नहीं। मोशन को बढ़ाने का काम एक अलग तरीके का, जब उसमें लुब्रिकेंट्स का यूज किया जाता है तब, विदाउट लुब्रिकेंट्स ये काम नहीं करता। तो ये क्या है, विच ऑलवेज अपोज द मोशन, ये हमेशा मोशन को अपोज करता है, वन बॉडी ओवर द अनदर बॉडी। जब वो एक बॉडी के ऊपर कोई दूसरी बॉडी रखी होती है, तो अगर कोई दूसरी या पहली बॉडी मूव कर रही है, उस मूव करते हुए बॉडी को क्या करेगा, वो रोकेगा। और रोकने के लिए जो फोर्स काम कर रहा है, वही फोर्स क्या कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है।
चाहे आप उसको क्या कहेंगे, सिंपल फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानेंगे। ये अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग तरीके से लोग जानते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट अगर करने की बात करते हैं तो ये म्यू से रिप्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। या हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और म्यू से रिप्रेजेंट करके ये बता दिया जाएगा कि फोर्स को काम कर रहा है किसी भी स्लाइडिंग बॉडी या किसी भी रोलिंग बॉडी या फिर किसी भी लिमिटिंग बॉडी, काइनेटिक बॉडी पर काम करने वाले प्रकार का फोर्स होगा। ये साइलेंट फोर्स भी कहा जा सकता है, जो आपको किसी मूव बॉडी को रोकने के लिए काम आता है। तो बात कर लेते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितने हो सकते हैं। टाइप ऑफ, इसके टाइप्स निकाल लेते हैं। तो टाइप्स कितने हो सकते हैं ये अलग अलग पर डिपेंड करता है। जनरली हम लोग इसके टाइप्स की बात करते हैं तो 3 अलग अलग प्रकार के टाइप्स की बात करते हैं। पहला कौन से ले सकते हैं, पहला आप इसमें ले सकते हैं लिमिटेशन फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, बात की जाए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। दूसरे इसके आता है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, उसके बाद इसकी आती है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बाद तीसरी फ्रिक्शन फोर्स आती है जो काइनेटिक के नाम से जानी जाती है। तो ये 3 अलग अलग प्रकार के फोर्सेस हैं। अब ये 3 अलग प्रकार के फोर्सेस कैसे काम आते हैं, कहाँ कहाँ पे ये चीजें काम करती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ये काम आती है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर स्लिप करे। लाइक एज आपको एक सरफेस, इंक्लाइन सरफेस दे दिया जाता है और उस इंक्लाइन सरफेस पर हम यहाँ पे एक पत्थर रख दें। ठीक है, अब ये पत्थर क्या करेगा, धीरे 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 करके नीचे को खसकता आएगा और जब ये खसकता है इसके अपोजिट साइड, ऊपर साइड एक फोर्स काम कर रहा होगा जो किस प्रकार का फोर्स होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जाना जाएगा। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन उसको रोल नहीं करने देगा, क्या करने देगा, इसको केवल स्लिप करने देगा। और जब कभी स्लिप करता रहेगा तो आप ध्यान रखें स्लिप करेगा ये। और जब कभी दो ऑब्जेक्ट पर, दो सरफेस पर कोई एक ऑब्जेक्ट स्लिप करता हुआ दिखाई देता है तो उस पर जो फोर्स जनरेट होता है वो फोर्स क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखेंगे इस पर फोर्स हम यहाँ से अप्लाई कर रहे होंगे, तो जो फोर्स आप इस पर अप्लाई कर रहे होंगे तो ये फोर्स क्या करेगा, नीचे को इसको धक्का देके नीचे को लेके आएगा और इसको रोकने के लिए एक फोर्स काम कर रहा होगा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जाना जाएगा। इसको लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा इसको लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू एल से कर सकते हैं, ताकि ये पता चले कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स किस पर काम करेगा, ध्यान रखेंगे वो जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर स्लिप कर रही होगी तब। ठीक है, दूसरी आती स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ये ऑब्जेक्ट को मूव करते नहीं देगी, लेकिन कोई मूव करते हुए ऑब्जेक्ट अगर है तो उस पर ये काम करना अप्लाई करेगी, कह सकते हैं उस पर ये वर्केबल है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, बात अगर की जाए कि अगर कोई सरफेस है और उस सरफेस के बीच में जो सरफेस है उस सरफेस को हम लोग एक दूसरे पर रख दिया जाए और रखने के बाद वो क्या करे, नीचे को स्लाइड करे या रोल करे या फिर स्लिप करे, कुछ भी करती है तो करने के दौरान ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो काम करती है वहां पे। ये जरूरी नहीं कि आपको फिर एक ही जगह पे काम करेगी, वो स्लिप पर काम करेगी, नहीं, ये और भी जगहों पे वर्केबल है, ध्यान रखेंगे। तो ये दो कांटेक्ट जब सरफेस एक दूसरे कांटेक्ट में रहेंगे, जैसे बात कर लेते हैं ये बुक है और ये मान लेते हैं को सरफेस है और इस सरफेस आप क्या कर दिए, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए, बस मूव नहीं कर रहा, इसको फोर्स लगाकर मूव करवाएंगे आगे की ओर। जब फोर्स करेंगे तो ये आगे की ओर जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि इस चीज को हम जैसे ये रख दिया आगे, अगर मुझे आगे को ले जाए तो फोर्स अप्लाई करके लगाना पड़ेगा। तो जब आगे को जाएगा तो क्या करेगा, फोर्स अप्लाई हो रहा है तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ही ये काम करेगा। तो ये कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एस से। एस लगा देने से पता चल जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। फिर बात की जाती है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए कहाँ पे एक रोड है और रोड के ऊपर एक व्हील है, ये क्या करी, चल रही है और जैसे व्हील चलना शुरू करेगी तो ये क्या करती है कि अपने वेट के अनुसार हल्का सा एक
शेप बनाती है, जो व्हील बनाती है। तो इस शेप की वजह से जो आप शेप बनाएंगे, इस ये क्या करेगी, काइनेटिक करेगी, मतलब मूव कर रही है, गति कर रही है। और जब ये गति करेगी तो किधर की ओर जाएगी, आगे की ओर जाएगी। तो यहाँ पे एक फोर्स काम करेगा म्यू नाम का, जो इसको आगे जाने से रोकने का काम करेगा। बाय द वे करेगा, अगर इसमें हम कुछ और लगा देंगे, मान लिया हमने टायर लगा दिया, तो टायर लगाने से क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स घट जाएगा, जिसकी वजह से आगे कोई बढ़ना शुरू कर देगा। तो ये क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो काइनेटिक एनर्जी का है वो किसी रोलिंग बॉडी पर अप्लाई किया जाता है। अगर हम बात करेंगे रोलिंग बॉडी, और भी चीजें भी स्टैटिक में चलेंगे, तो स्टैटिक भी दो तरीके की पढ़ी जाएगी, और काइनेटिक भी कई तरीके की हैं। हम बात करने वाले यहाँ पे काइनेटिक की बात करें, काइनेटिक और कितने तरीके की हो सकती हैं, ध्यान रखेंगे। काइनेटिक एक तो स्लिप करती है और दूसरी क्या कर, रोल करती है। ठीक है, कैसे, काइनेटिक के लिए ध्यान रखेंगे, अगर ये स्लिप करे और ये रोल करे, दो काम हो सकती है। कैसे, अगर आप एक इंक्लाइन प्लेन लेते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे आप कोई बॉल लेते हैं, और बॉल को क्या करते हैं, नीचे को फोर्स लगा के जब नीचे को आएगा तो ये पहली बात तो क्या करेगा, रोल करेगा। ठीक है, रोल करने के साथ साथ जो आगे को जाता जाएगा, यहाँ पे स्लिपिंग भी होती जाएगी। ठीक, और जैसे स्लिप होगा, इसी स्लिप की बॉडी पर, या हम बात कर लेते हैं कोई भी और चपटी चीज की, या इसका सरफेस यहाँ पे थोड़ा सा चपटा देते हैं ऐसे, ये तो क्या करेगा, इस बॉडी को स्लिप करा के नीचे को लेता आएगा, और जब ये स्लिप करके तभी भी काइनेटिक के रूप में काम करेगा, तब काइनेटिक वाला पार्ट ही है। लेकिन अगर इसी इंक्लाइन बॉडी पर एक रेगुलर शेप का बॉडी, रेगुलर शेप ले लेते हैं जो सर्कुलर है, और इस सर्कुलर को जब इस पर डाला जाए तो क्या करेगा, रोल करते हुए आगे को बढ़ेगा। तो जितना ये आगे को बढ़ता जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जाना जाएगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स स्लाइडिंग या स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स, ये सारे के सारे इस पर काम कर रहे होते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इस प्रकार वर्केबल है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हो या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स है, इन लोगों की एक पार्टीशन होती है, इनकी एक लिमिट होती है। इनकी लिमिटेशन क्या है देख लीजिए। सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन पर होता है। ठीक है, लिमिटिंग वाले में सबसे ज्यादा आपको अप्लाई मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस क्या एक दूसरे कांटेक्ट में, बस आप इसको रख दीजिए कुछ इस प्रकार से, और ये रखी रहेगी जब तक इस फोर्स अप्लाई आप नहीं करेंगे, तब तक ये आगे को मूव नहीं करेगी। क्योंकि ये क्या करेगी, जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे अटैच्ड है, और अटैच होकर यहाँ पे ये अप्लाई करके रखा गया, या बाहर को नहीं जाएगी जब तक आप इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये लिमिटिंग फोर्स इस पर क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद इसका फ्रिक्शन फोर्स उससे किस में कम होगा, उसके बाद आती काइनेटिक के लिए। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उससे कम होता है। क्यों होता है कम, क्योंकि काइनेटिक के लिए दो चीजें हैं। मैंने बात की है, स्लाइडिंग होती है, रोलिंग होगा। ठीक है, स्लाइडिंग और रोलिंग के अंदर अलग अलग चीजें आती है। जब स्लाइड करेगा एक सरफेस आपका चिकना रहेगा और रोल करता रहेगा। अगर पूरा रोल है तो रोल करके आगे को बढ़ेगा, भाई उसको आप क्या करते हैं, सरका देते, सरकते चला आएगा, ये स्लाइडिंग हो गया। अगर ये रोल करता था, ऐसे ऐसे करके रोल करता हुआ आता तो क्या करता, वो रोलिंग कहलाता। अब ऐसे इसको आप रख दिया गया, अब इसको यहाँ पे रख दिया गया, क्या करेगा, ये नीचे को गिरेगा। जैसे ही नीचे को गिरना शुरू करेगा, ठीक है, स्लाइडिंग है। तो ये स्लाइडिंग और रोलिंग दोनों तरीके करता है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इस प्रकार काम करेगा। तो लिमिटिंग में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक में उससे कम, और सबसे कम होता है जो आपको मिलेगा वो होगा रोलिंग में। इसमें आपको सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स मिलता है। काइनेटिक में ध्यान रखिए स्लाइडिंग वाला काम करेगा। तो इस प्रकार के तीनों की जो ऑर्डर है, ये तीनों ऑर्डर कुछ इस प्रकार से वर्केबल हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक और रोलिंग के काम में इस प्रकार से काम आते हैं। अब अगर हम चर्चा करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स को कैसे हम घटा सकते हैं या फ्रिक्शनल को कैसे कम किया जा सकता है, तो यहां लिख देते हैं, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करने का पहला क्या है, इसमें आप
ग्रीस लगाइए, या इसमें आप ऑयल का यूज करिए, या आप इसमें ध्यान रखिए सारे लुब्रिकेंट्स हैं और इन लुब्रिकेंट्स का यूज करके हम कर सकते हैं। तीसरी चीज आपने देखी होगी, कभी कभी जब वाटर हो जाता है, कहीं भर जाता है, पानी भर जाता है और वहाँ पे कीचड़ हो जाता है, तो कीचड़ होने पर वो मिट्टी क्या करती है, स्लिप करती है, तो वहां पर भी ये होता है। तो वाटर का अमाउंट देने पर, जब क्ले पर कोई वाटर बहुत ज्यादा मिल जाता है, तो क्ले पर वाटर होने की वजह से क्या करता है, वो स्लिप करने लग जाता है। इस प्रकार के बहुत ऐसे चीजें हैं जहां पर आप फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ये टायर होता है, आप देखना होगा, तो टायर होता है। कुछ इस प्रकार की चीजें हैं जो आपको फ्रिक्शन फोर्स को क्या करती है, कम करती हैं और कोई भी चीज को आगे बढ़ाने का काम करती रहती हैं। अगर ये सारी चीजें नहीं डाली जाएंगी, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपके पास अप्लाइड रहेंगे। आपको मैं एक फ्रिक्शन फोर्स बना दिया गया, फ्रिक्शन फोर्स क्या चीज है इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। अब बात करते हैं इसके फ्रिक्शन फोर्स के थोड़ा कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट पर। तो मैथमेटिकली कहा गया जो फ्रिक्शन फोर्स एक प्रकार का फोर्स है और डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके पास दिया गया। अगर रोलिंग है, रोलिंग लिमिटेशन, तो लिमिटेशन जो भी होगा, जो रेजिस्टेंस इसमें काम करेगा। अगर मैं इसके बाद एफ डायरेक्ट टू रजिस्टर, एफ इसको हटाया जाए तो क्या बन जाएगा, फोर्स आर बनेगा। जो ये म्यू है वो म्यू के एक प्रकार क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, वो कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स। जो म्यू है वो फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकाला गया, कैसे काम करता है। तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट हुआ। तो आपके ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगले चैप्टर में बात करेंगे कैविटेशन। तो तब तक आप सब हमारे चैनल पे जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करते करें, और जो भी नोट्स बनाए गए सारे नोट्स को आप अपने कॉपी पे जरूर लिखें।